बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज नेक्स्ट लेक्चर हमारा है क्रॉस लिंक स्टार्चेस क्या होती हैं। व्हाट आर द क्रॉस लिंक स्टार्चेस। तो इसके बारे में पढ़ना है, इसकी ऑब्जेक्टिव या इसको मॉडिफाई हम कैसे करते हैं, क्रॉस लिंक स्टार्च कैसे बनती हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं, वो आज हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले ये होती क्या है, क्या इसका क्रॉस लिंक का क्या मतलब है। तो इसमें ये है कि जो क्रॉस लिंक स्टार्चेस होते हैं इसमें जो बॉन्ड होते हैं, यानी अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो क्रॉस लिंकिंग मींस या रीइंफोर्स द हाइड्रोजन बॉन्ड इन द ग्रेन्यूल विद केमिकल बॉन्ड दैट as bridge between the molecules. Cross link starch is heated in the water. ठीक है। क्रॉस लिंकिंग में बी मेड बाय द रिएक्शन ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल्स इन एक्वस सस्पेंशन। ठीक है। तो ये स्टार्च लिंक जो है, क्रॉस लिंक स्टार्चेस का मतलब है। तो इसको मॉडिफाइड स्टार्चेस भी कहते हैं। ये नॉर्मली जो स्टार्च है वो वैसे नहीं होती, ये जब हम मॉडिफाई करते हैं तो वो क्रॉस लिंक स्टार्च भी बन सकते हैं। तो इसमें जो हमारा इसको चेंज करने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, क्रॉस लिंकिंग ऑफ अमाइलोपेक्टिन मॉलिक्यूल टू रिड्यूस द रेट ऑफ स्वेलिंग ऑफ स्टार्च ग्रेन्यूल्स। जिस तरह पिछली दफा एक बंदे ने क्वेश्चन किया था कि अमाइलोपेक्टिन कंटेंट बढ़ा दें या अमाइलोज बढ़ा दें तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है। तो ये फ़र्क जिससे मुराद ये होता है कि अपनी मर्ज़ी की स्टार्च हम अगर बनाना चाहें तो वो मॉडिफिकेशन के थ्रू बना सकते हैं। जो आपको डिज़ायर है, जिस तरह की प्रॉपर्टीज़ आपको डिज़ायर्स हैं, तो उसके लिए बनाने के लिए जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव में सामने आपको नज़र आ रहा होगा, क्रॉस लिंकिंग of amylopectin molecule to reduce the rate of swelling of starch granules। ठीक है। तो इसमें मेरा ये है कि मॉडिफिकेशन क्या होती है, वो नीचे दी हुई है कि किस तरह हम उसको क्रॉस लिंकिंग करते हैं, यानी एक्शन ऑफ बाई और पॉलीफंक्शनल रिएजेंट्स केपेबल ऑफ रिएक्टिंग विद मोर देन वन OH ग्रुप। ठीक है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंक और ब्रिजेस फ्रॉम वन स्टार्च मॉलिक्यूल्स टू अदर। सबसे ज्यादा यानी आप इसमें मिल जाना वो क्रॉस लिंकिंग है जिसे कहते हैं। तो इसमें जो मेन चीज है उसमें कि ये जो क्रॉस लिंक स्टार्चेज है इसको हम टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टार्चेज भी कहते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ मॉडिफाइड स्टार्चेज। अब ये क्रॉस लिंकिंग का क्या फायदा है, ये अब थोड़े से ऑब्जेक्टिव वगैरह लिखे हुए हैं आगे। उसमें यह है कि बेटा क्रॉस लिंकिंग हेल्प टू डिक्रीज जेलेटिनाइजेशन। ये उसकी प्रॉपर्टीज है, फायदे ना समझे जो प्रॉपर्टीज के, जेलेटिनाइजेशन को रिड्यूस करती है क्रॉस लिंकिंग। तो क्रॉस लिंकिंग स्टार्च हैज पार्टिकुलरली वैल्यूएबल यूज, यानी वो आप इसमें इतनी लिंकेजेस बन जाते हैं कि जेलेटिनाइजेशन जेल बनना इतना इजी नहीं होता। ठीक है। क्रॉस लिंक स्टार्चेस हैज पार्टिकुलरली वैल्यूएबल यूज, डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Increasing the degree of cross linking less will be the gelatinization। यानी जितनी क्रॉस लिंकिंग ज्यादा होगी जेलेटिनाइजेशन कम होती जाएगी। ठीक है। क्रॉस लिंकिंग बढ़ेगी एक दूसरे से तो जेलेटिनाइजेशन कम होती जाएगी। लो डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग ज्यादा है फिर वो क्रॉस लिंकिंग इंक्रीज और जेलेटिनाइजेशन इंक्रीज हो जाएगी। वन क्रॉस लिंक पर 100 to 2000 ग्लूकोज यूनिट, यानी 100 से लेके 2000 हाइड्रोग्लूकोज यूनिट्स तक क्रॉस लिंक कर सकते हैं। एवरी डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग, वन क्रॉस लिंकिंग ऑन एवरी 220 ग्लूकोज यूनिट। ये दो चीजें आपने ध्यान में रखनी है बेटा। ये एग्जाम अगर हुए तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप जो आएगा उसमें ये पूछा जा सकता है कि जो क्रॉस लिंक है, वन क्रॉस लिंक पर 100 to 1000 ग्लूकोज यूनिट और वन क्रॉस लिंकिंग ऑन एवरी, यानी 20 ग्लूकोज यूनिट के बाद क्रॉस लिंकिंग होती है। और ओवरऑल जो है वो 100 से 2000 के दरमियान है। तो starches with average degrees have limited ability to swell on cross linking। ठीक है। क्रॉस लिंकिंग रिएजेंट्स, उसमें यह है कि फास्फोरस, कौन कौन से जो रिएजेंट्स हैं वो यूज होते हैं। ठीक है, जो केमिकल हैं वो यूज होते हैं क्रॉस लिंकिंग लिंकेजेस के लिए। उसमें जो है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम ट्राइम
टाइम ट्राई फॉस्फेट पढ़ लें इसको, ये ट्राई मेटाफॉस्फेट पढ़ें, ट्राई मेटाफॉस्फेट पढ़ें, सोडियम ट्राई मेटाफॉस्फेट, एपिक्लोरोहाइड्रिन, एडिपिक एसिड एनहाइड्राइड, बोरैक्स। यानी जो बोरस है उससे वीक क्रॉस लिंक्स होगा, और जो एडिपिक एसिड एनहाइड्राइड है ये नॉट वाइडली यूज, कभी कभार कोई लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन जो बाकी है उसमें फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, सोडियम ट्राइमेटाफॉस्फेट और एपिक्लोरोहाइड्रिन, क्लोरोहाइड्रिन ये ज्यादातर यूज होते हैं रिएजेंट्स क्रॉस लिंकेज के लिए। ये क्रॉस लिंकिंग आपको नजर आ रही है, ये इस तरह क्रॉस लिंकिंग होती है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो देखें, और क्रॉस लिंकिंग देखें किस तरह हो रही है इसकी। ये एक सोलन स्टार्च ग्रेन्यूल है, इसमें सारा नीचे लिख पढ़े, स्ट्रक्चर ऑफ क्रॉस लिंक स्टार्च ग्रेन्यूल्स, ईच एक्स रेफर्स टू कोवेलेंटली बॉन्ड क्रॉस लिंकिंग रिएजेंट। जो एक्स है वो क्रॉस लिंकिंग को शो कर रहा है। हाउ टू क्रॉस लिंक स्टार्च, यानी अब ये कैसे होता है सारा प्रोसेस, ये थोड़ा सा इन्होंने बताया। द केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टार्च इज यूजुअली परफॉर्म इन aqueous medium. A suspension of starch in water, typically 30 to 45% solid, is made. यानी एक 30 to 45% एक सोल्यूशन तैयार किया जाएगा सॉलिड्स के लिए। ट्रीटेड विद केमिकल रिएजेंट अंडर प्रॉपर एजिटेशन, एजिटेशन मीन उसको प्रॉपर हिलाना, टेम्परेचर प्रॉपर हो, पीएच उसको प्रॉपर दी गई है, यानी उन कंडीशंस सही हो, फेवरेबल हो, तो ये क्रॉस लिंकिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। After reaction, starch is brought to the desired pH by a neutralizing agent. ज़ाहिर है बाद में कोई भी न्यूट्रलाइजिंग एजेंट यूज करके उसकी पीएच को मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, वाटर से उसको प्योरीफाई कर लेना है, और उसको ट्राई करके या किसी भी मेथड से उसको आपने प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। उसमें वैक्यूम ड्राइंग भी आ सकती है, उसमें फ्रीज ड्राइंग भी आ सकती है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। बस फ्रीज ड्राइंग का फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो पाउडर का जब हम उसको ड्राई करते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता, यानी अगर वाइट है तो वाइट ही रहेगा, ब्राउनिश सा या ब्लैक सा नहीं होगा। लेकिन वैक्यूम ड्राइंग में प्रॉब्लम आती है कि उसमें कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इन मोस्ट केसेस द डेरिवेटाइजेशन efficiency is about 70% और मोर। यानी जो डेरिवेटाइजेशन मैंने कल आपको बताया था कि कन्वर्जन ऑफ solid or liquid into vapors form, into volatiles form, ठीक है, वो वाला प्रोसेस उसमें ये 70% कहते हैं। ये है कि एवोल्यूशन ऑफ क्रॉस लिंक स्टार्चेस कब, यानी ये एवोल्यूशन हुई इसकी कब, ये यानी कहते हैं कि ये थीम आया, ये कंसेप्ट आया क्रॉस लिंक स्टार्चेस का। The extent of chemical modification is generally expressed as the degree of substitution। ठीक है, जो केमिकल मॉडिफिकेशन है उसको डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन में एक्सप्रेस करते हैं। डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज यूज्ड, कब यूज करते हैं, व्हेन द सब्स्टिट्यूशन ग्रुप एसीटेट या फॉस्फेट ग्रुप रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ द डी ग्लूकोपाइरानोसाइल यूनिट। ये बेटा अगर बोर्ड होता तो उस पर ये रिएक्शन बनते बुक से या नेट से देख के बड़े प्यारे लग रहे बनने थे, लेकिन अब हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, जस्ट हमने फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कोर्स की, तो बस हम फॉर्मेलिटी ही पूरी कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें मोलर सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, इज यूज्ड व्हेन द सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कैन फर्दर रिएक्ट विद द reagent itself to form a polymeric substituent. The average mole number of substituent group are D-glucopyranosol unit is determined by chemical or physical method depending on the nature of the substituent. ठीक है, simple weight percentage also used to indicate the amount of modification found in। इस ओवरऑल इस स्लाइड में सिर्फ यूनिट्स ही डिस्क्राइब किए गए हैं, जिसमें पहला डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिर मोलर सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिर वेट परसेंटेजेस क्या होते हैं, फिर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एम, ये क्या होता है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस इज अ यूजफुल एनालिटिकल टूल used for the degree of substitution and specific portion of the substituent group on the glucose molecule within the starch polymer। अब ये इसमें जो मेन चीज़ है बेटा कि डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट। वो क्या होता है, उसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो वो कैसे करेंगे, तो उसमें यह है कि डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ पॉलीमर is the average number of substitution group attached per base unit in the case of condensation polymer। ठीक है,
इसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन ग्रुप अटैच पर बेस यूनिट को डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब इसकी टाइप्स हैं कुछ क्रॉस लिंक स्टार्चेस की। क्रॉस लिंक स्टार्चेस की कौन कौन सी टाइप्स हैं? उसमें जो पहली टाइप है वो है डाई स्टार्च फॉस्फेट। ठीक है, डाई स्टार्च फॉस्फेट क्या होती है? और सेकंड वन है, ये इसकी चल रही है, इसमें आगे नहीं दी है मेरे ख्याल, एक यही दी है सिर्फ। इसमें स्लाइडें ज़रा सही नहीं बनी हुई बेटा, तो गुजारा ही करना है हमने। डाई स्टार्च फॉस्फेट, एक ये मेथड है, लेकिन ये कौन सा, चलो ये पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। एक ये है एपिक्लोरोहाइड्रेटेड स्टार्च। अब ये डाई स्टार्च क्या होती है, डाई स्टार्च फॉस्फेट क्या है और कौन सा केमिकल यूज होगा और ये कैसे बनेगी? उसमें फेल्टन एंड प्रोपियर मेथड है। ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए है, इसको रट्टा लगाने की है, ये पेपर में भी नहीं आएगा इसमें कोई, क्योंकि ये रिएक्शन जब तक मैं बोर्ड पे नहीं कराऊंगा आपको क्लियर नहीं होंगे, तो फजूल का रट्टा लगाने का भी फायदा नहीं। बस इसको गो थ्रू हो जाए एक दफ़ा, ठीक है। ये पेपर में ये क्वेश्चन या ये नहीं आएगी, ये हमने सॉल्व नहीं की, सिर्फ हम गो थ्रू हो रहे हैं इसमें से। तो इसमें आप देख लें सामने 0.15 0.25% फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। सिर्फ ये है कि आपको ये परसेंटेज सोल्यूशन बनानी आनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल मोलर वो मैंने पिछले सब्जेक्ट में भी पढ़ाया था, वो आपको आने चाहिए, अदरवाइज बाकी इसमें कोई खास चीज़ नहीं है कि 0.15 से 0.25% phosphorus oxychloride is added to a slurry of about 40% starch in water at pH of 10 and temperature of 25 centigrade. After completion of reaction, pH is adjusted to neutral and granule starch is filtered, washed and dried. इसमें नीचे देखेंगे एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें OH ग्रुप को और POCl3 क्या है इन्होंने इंडिकेट किया है, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH रिएक्शन होगा, तो उसमें आप देख लें कि सोडियम अटैच हो गया, ऑक्सीजन दोनों तरफ अटैच हो गई और स्टार्च मॉलिक्यूल अटैच हो गया और NaCl साल्ट अलग हो गया, ठीक है। स्टार्च प्लस फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसको कहते हैं डाई स्टार्च, क्योंकि दो स्टार्च के मॉलिक्यूल लगे हैं, डाई स्टार्च फास्फेट बन गया और साल्ट अलग हो गया। ये था डाई स्टार्च फास्फेट बनाने के लिए, ठीक है। स्टार्च प्लस फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, डाई स्टार्च फास्फेट बन गया और साल्ट अलग हो गया, ठीक है। अब ये इक्वेशन है केमिकल रिएक्शन फॉर फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड क्रॉस लिंकिंग ऑफ, ठीक है, ये वही उसको रिपीट किया गया है। अब ये है स्ट्रक्चर ऑफ डाईफॉस्फेट, दो दफा स्टार्च मॉलिक्यूल इंडिकेशन होगी, बस स्टार्च चेन ऊपर है और स्टार्च चेन नीचे। अब है केयर एंड क्लेवल मेथड, ठीक है। ये दूसरे तरीके से क्या कि कौन सा केमिकल यूज कर रहे हैं इसमें, हीटिंग स्टार्च स्लरी कंटेनिंग 2% सोडियम ट्राई मेटाफॉस्फेट टू 50 सेंटीग्रेड फॉर 1 आवर एट द pH ऑफ 10। इसमें भी बेटा इक्वेशन है, इक्वेशन बस इसको गो थ्रू कर सकते हैं आप। pH is this is neutral and starch is filtered, washed and dried। इसमें starch plus sodium trimetaphosphat मिले, सोडियम ट्राईमेटाफॉस्फेट का फार्मूला इन्होंने दिया Na3P3O9, और इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH रिएक्शन हुआ, इनका डाई स्टार्च फास्फेट बन गया और सोडियम डाइहाइड्रोजन फास्फेट बन गया Na2H2P2O7, और डाई स्टार्च फास्फेट सेपरेट हो गए। ये था कैर एंड क्लेवल मेथड। अब है जो सेकंड टाइप है स्टार्च की, एपिक्लोरोहाइड्रेटेड स्टार्च, डाई स्टार्च ग्लिसरॉल, डिस्कवर्ड बाय, ये साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है एम कोनिग्सबर्ग इन 1945 में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ। तो इसमें है रिएक्शन ऑफ एपिक्लोरोहाइड्रेट विद अनजेलेटिनाइज्ड स्टार्च इन एक्वस सिस्टम, ठीक है। तो इसमें जो एपिक्लोरोहाइड्रेट है उसका रिएक्शन करवाया गया है स्टार्च के साथ, डाई स्टार्च ग्लिसरॉल बन गया और साल्ट अलग हो गया, यानी दो स्टार्च के मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए। Reaction of epichlorohydrin with ungelatinized starch in aqueous system।
प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू दोज ऑब्टेन्ड विद फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। जो ऊपर फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड यूज किया था, इसकी इस डाइस्टार्च ग्लिसरॉल की भी प्रॉपर्टीज वही हैं। ठीक है, इसने दो स्टार्च के मॉलिक्यूल्स जो हैं उनका ट्रीटमेंट किससे कराया है, एपिक्लोरोहाइड्रेट के साथ। दो स्टार्च मॉलिक्यूल अलग हो गए, डाइस्टार्च ग्लिसरॉल बन गया और सॉल्ट अलग हो गया। ये उसका एक फार्मूला है, बाय मींस ऑफ ग्लिसरॉल ब्रिक। दोनों तरफ स्टार्च मॉलिक्यूल्स हैं और दरमियान में OCH2 CHOH और CH2 ग्रुप और ऑक्सीजन अटैच है। ठीक है, ऊपर से देखें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, नीचे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दो हो गए, CH2 मॉलिक्यूल CHOH एक सेपरेट है, ऊपर स्टार्च का मॉलिक्यूल, नीचे स्टार्च का मॉलिक्यूल। स्टार्च विस्कोसिटी फैक्टर बाय वेरियस लेवल ऑफ परसेंट ट्राइमेट, यानी ट्राइफॉस्फेट को अगर हम थोड़ा सा बढ़ाएं या कम करें, उस पे विस्कोसिटी पे इफेक्ट पड़ता है, विस्कोसिटी बढ़ती है या कम होती है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्रॉस लिंक स्टार्चेस की, वो दो तो आपको पता लग गया है कि कौन कौन सी उसकी टाइप्स थी। टाइप्स ऑफ क्रॉस, इसमें आपने अगर ज़्यादा पूछा तो मैं पूछ सकता हूँ एनालिस्ट द टाइप्स ऑफ क्रॉस लिंक स्टार्चेस। उसमें आपने लिख देना है डाई स्टार्च फॉस्फेट, ठीक है, और कैर एंड क्लेवल मेथड। पहले में यूज होगा वो फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड यूज कर रहे हैं, और इसमें हम ट्राई मेटाफॉस्फेट कैर एंड क्लेवल मेथड में यूज कर रहे हैं, और एपिक्लोरोहाइड्रेट में एपिक्लोरोहाइड्रेट सोल्यूशन यूज कर रहे हैं। वही मेथड का नाम है, वही केमिकल, इतना मुश्किल नहीं है। 1945 में ये आ सकता है कि एम कोनिसबर्ग ने ये इंट्रोड्यूस करवाया। अब है कि क्रॉस लिंक स्टार्चेस की प्रॉपर्टीज क्या हैं, तो वो वेरिएंट डिग्री ऑफ क्रॉस लिंकिंग, हर यानी किसी में कितनी लिंकेजेस होगी, किसी में भी डबल मॉडिफाइड या सब्स्टिट्यूटेड स्टार्चेस, रिड्यूस इलास्टिसिटी फाउंड इन नेटिव स्टार्चेस, यानी नेटिव स्टार्चेस से रिड्यूस इलास्टिसिटी कम होती है, मोर टॉलरेंट टू हाई शेयर इन प्रोसेसिंग, लेस अफेक्टेड बाय एसिड शुगर, मोर रेजिस्टेंट टू हीट। कोई क्रॉस लिंक स्टार्चेस पूछ लेता है आपसे कि कैसी होती है, तो आपने कहना है मोर रेजिस्टेंस टू हीट, जो इजी चीजें याद करने वाली, मोर रेजिस्टेंस टू हीट देन नेटिव स्टार्चेस, लेस अफेक्टेड बाय एसिड और शुगर। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मोर रेजिस्टेंट टू हीट, लेस अफेक्टेड बाय एसिड शुगर, मोर टॉलरेंट टू हाई शेयर इन प्रोसेसिंग, reduce elasticity, may be double modified, varying degree। ये अगर ये मैं पूछूं कि प्रॉपर्टी लिखें आपने तीन चार तो लाजमी लिखनी है। उसमें जो सबसे पहले आप लिखेंगे मोर रेजिस्टेंस टू हीट, लेस अफेक्टेड बाय एसिड शुगर, और मोर टॉलरेंट टू हाई pressure in processing, reduced elasticity, may be double modified, varying degree। Cross linking starchy property which are increased resistance to swelling and gelatinization, high viscosity of cooked paste, increased resistance of starch thinning effect, reduction of cohesive rubbery elastic characteristic of starch paste from starches such as potato, tomato and vaccine as to smooth and creamy paste। तो ये 7-8 प्रॉपर्टीज हैं, इनमें से 3-4 भी आप लिख देंगे ज़रा हो जाएगा। अब क्रॉस लिंक स्टार्चेस और उसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। लाइटली, मीडियम और हाईली क्रॉस लिंक, यानी कोई लाइट क्रॉस लिंक होगा, कोई मीडियम क्रॉस लिंक होगा, कोई हाईली क्रॉस लिंक होगा, और वो कहाँ कहाँ उसकी यूजेस होंगे, कहाँ कहाँ उसकी एप्लीकेशन होगी। तो जो लाइट क्रॉस लिंक है वो न्यूट्रल एंड स्लाइटिक एसिडिक फूड के में यूज होते हैं, न्यूट्रल एंड स्लाइटली एसिडिक फूड, ज्यादा एसिडिक फूड में ही। जो मीडियम क्रॉस है हाई एसिडिक फूड, डिलेजिलेशन फॉर सम कैन फूड, स्टोर्ड एंड लो टेम्परेचर, और हाई क्रॉस लिंक हाई शेयर और हाई टेम्परेचर। ठीक है, अब क्रॉस लिंक स्टार्चेस के यूजेस हैं कुछ, कहाँ कौन कौन से प्रोडक्ट के लिए ये यूज होता है। एक्सट्रूडेड फूड, कैन फूड, स्पूनेबल सलाद ड्रेसिंग, कैन फूड, कैन ग्रेवीज, कैन पुडिंग्स, बैटर मिक्स। ये 7-8 हैं, 7 प्रोडक्ट हैं, ये आपने एनालिसिस जरूर करने हैं, पेपर में आएंगे। एक्सट्रूडेड फूड में क्रॉस लिंक स्टार्चेस यूज होती हैं, कैन फूड में, स्पूनेबल सलाद ड्रेसिंग में, कैन सूप में, केन ग्रेवीज में, केन पुडिंग में, केन बैटर मिक्स में। ये याद रखना है आप, ये लाजमी है। ये थे क्रॉस लिंक स्टार्चेस के बारे में ओवरव्यू। ये आपका लेक्चर था, तो इसको आपने पढ़ना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मैंने चीज़ें बताई हैं आपने, एक क्रॉस लिंक स्टार्चेस होती क्या है ये आपको पता होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये कितने मालिक्यूल्स पर यूनिट के 20 ग्लूकोज यूनिट के बाद आती हैं। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना है। और इसकी कुछ टाइप्स थी, ये इसमें इम्पोर्टेंट, ये टाइप्स इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद ये मेथड इम्पोर्टेंट है,
और फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ ये ध्यान में ज़रूर रखनी है, और एप्लीकेशन यूजेस। ठीक है, यहाँ तक हमारा था आज का लेक्चर बेटा। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टेबलाइज स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे।